मनुवादी समाज व्यवस्था के शिकार लोग जो लंबे अरसे से रहे हैं, उन लोगों की बात कितनी आगे बढ़ी है और कहाँ आज खड़ी है, और कहाँ हमारे महापुरुषों के कारवां को हमें पहुंचाना है, ये भी महाराष्ट्र में बहुत लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं और उनसे ही, उनके कार्य से ही मैं सीखकर आगे बढ़ा हूँ। महाराष्ट्र से 1966 में जब बॉम्बे में मैंने 4 अधिवेशन रिपब्लिकन पार्टी के देखे और चारों में मुझे क्या देखने को मिला, उससे मैंने काफ़ी बड़ा सबक सीखकर कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा सबक मैंने क्या सीखा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी देखरेख में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गैरहाजिरी में जिनको संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए था, वो उस संघर्ष को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सब लोगों की बात सुनकर एक ही नतीजे पर हम पहुंचते थे कि ये विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जिसके कारण हम आगे बढ़े हैं, ये विचारधारा तो ठीक है, सही है, लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। विचारधारा तो ठीक है लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। तो जिन नेताओं से मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी, मैं उनसे पूछता था कि भाई कामयाबी का मकसद आप क्या समझते हैं? तो उनका कहना था कि इस विचारधारा को अपनाकर हम एमएलए नहीं बन सकते, हम एमपी नहीं बन सकते। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या ये बनना जरूरी है? तो उनका कहना था कि ये जरूरी है, इसलिए वो बाबा बाबा करते बापू के पैरों में जा गिरे। नवंबर 1966 में मैंने ये नज़ारा बॉम्बे में देखा और फरवरी 1967 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। तो उन नेताओं में से पहला नेता एडवोकेट भंडारे थे, जो कांग्रेस के टिकट पर, गांधी जी के टिकट पर 1967 में चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उसके बाद लाइन लग गई और काफ़ी लोगों को कांग्रेस वालों ने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम सबको एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कोई दूसरी लहर ना पैदा हो जाए, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को जिंदा रखना भी जरूरी है। सबको कांग्रेस में लेना सही नहीं रहेगा, इनको भी जिंदा रखना जरूरी है। और उनके लिए ये बात कहना, बाबा का नाम लेने वाले लोग अगर ये बात कहेंगे कि विचारधारा तो सही है पर कामयाब हो सकते नहीं, अगर बाबा बाबा करने वाले ये बात कहेंगे
तो कांग्रेस के हित में, मनुवादी समाज के हित में ज्यादा है। अगर वो लोग बाबा को छोड़कर बापू के पास आकर मलाई खाते हुए पकड़े जाएंगे, वो बात मलाई खाने वाले अगर कहेंगे कि हो शक्ति नहीं, तो ज्यादा इसका असर नहीं होगा। ऐसा मैंने महाराष्ट्र में सीखा। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि भंडारे, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपवते और दूसरे जो नेता थे, उनके बारे में मैंने सोचा, जो बाबा साहब के साथ मिलकर काम करते थे। मुझे लग रहा था कि ये कांग्रेस के नेताओं से कम नहीं है, उनका मुकाबला कर सकते हैं। लायकी के हिसाब से, मिशन के हिसाब से ये इनको उन लोगों का मुकाबला करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने लायक हैं। लेकिन ये काम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। उन लोगों की हालत को देखकर, मिशन की हालत को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उन लोगों की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अगर ऐसे समाज की राजनीति को कामयाब बनाना है, तो इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, मैंने ये उस वक़्त के इतिहास से सबक सीखा कि इस मूवमेंट को इनिशिएट करने वाले, शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। 19वीं 20वीं सदी में जो मूवमेंट बनी और बढ़ी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। इसलिए उनके बारे में मैंने सोचा कि एक तो सामाजिक दृष्टि से वो शूद्र और अति शूद्र समाज में इतने ज्यादा गिरे हुए नहीं थे जितने ज्यादा दूसरे लोग गिरे हुए थे या गिराए हुए थे। सामाजिक दृष्टि से माली समाज के लोग जिसमें वो पैदा हुए, वो महार, मांग और चमार के मुकाबले में इतने ज्यादा नहीं गिराए गए थे। और आर्थिक दृष्टि से भी वो शूद्र अति शूद्र समाज में संपन्न थे, अपने पैसे से मूवमेंट को चलाने लायक थे। (1848) से लेकर 1890-91 तक जो उन्होंने मूवमेंट चलाई, उसको स्टडी किया। फिर 1892 से 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की हालत को मैंने समझने की कोशिश की
कि सामाजिक दृष्टि से वो गिराए हुए समाज में तो पैदा हुए, लेकिन दूसरों के मुकाबले में कम गिराए हुए समाज में वो पैदा हुए। सामाजिक गैर बराबरी का वो कम शिकार थे दूसरों के मुकाबले में, और आर्थिक दृष्टि से वो एक महाराजा होने के कारण, छोटे से राज्य का महाराजा होने के कारण, तो आर्थिक दृष्टि से भी वो गैर बराबरी का, आर्थिक गैर बराबरी का बड़ा शिकार नहीं थे। इसलिए सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कम शिकार होने के कारण 1848 से 1923 तक ये मूवमेंट जो आज हम चला रहे हैं, या 1822 से लेकर 1956 तक जो बाबा साहब ने चलाई, उससे पहले 75 साल तक इस मूवमेंट को उन लोगों ने चलाया जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कम गिराए हुए थे। इसका मतलब ये मूवमेंट चलाने की स्ट्रेंथ उनमें थी। जो अछूत लोग थे उनमें वो सामाजिक और आर्थिक स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको चला सकें। इसलिए पहले 75 साल तक ये मूवमेंट महाराष्ट्र में फुले और शाहू ने, और दक्षिण भारत में नारायण गुरु और पेरियार ने, या और उनके साथियों ने, जो शूद्र समाज के लोग थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया। 1922 के बाद ये मूवमेंट जब आगे बढ़ी तो बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जिस माली और कुनबी ने थोड़ा बहुत सहयोग फुले और शाहू को दिया, उतना भी सहयोग उनका बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा गिराए हुए थे। वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा गिराए हुए थे। इसलिए जो कम गिराए हुए लोग हैं वो ज्यादा गिराए हुए लोगों को सहयोग देना पसंद नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन के बारे में अंग्रेजों को रजामंद किया तो इसी आधार पर उन्होंने रजामंद किया कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ऐसे इतने ज्यादा गिराए हुए लोग हैं कि शूद्र समाज के लोग भी उनको वोट देना और वोट देकर उनको असेंबली पार्लियामेंट में भेजना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इनके लिए सीटें भी रिजर्व होनी चाहिए। और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अंग्रेज क्यों रजामंद हुए कि इनके अपने वोट से ही, इनके अपने समाज के वोट से ही इनको असेंबली और पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तो नहीं हुआ। 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट हमने पूना में गंवाई। जुलाई 1942 में नागपुर में बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की मीटिंग में ऐलान किया
कि मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा है। जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं पा सके हैं तो सेपरेट सेटलमेंट का रास्ता मैंने ढूंढा है और अंग्रेज़ों को रजामंद किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हमारे लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बनाए जाने चाहिए। अंग्रेज़ों ने मुझसे कहा है कि 20 साल के अंदर हम ये काम पूरा कर देंगे और मैंने मान लिया है कि जो लोग हज़ारों साल से गिराए गए हैं तो 20 साल उनके लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। ऐसा नागपुर में बाबा साहब ने ऐलान किया जुलाई 1942 में। लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। पहली स्कीम सेपरेट इलेक्टोरेट की फेल हुई, दूसरी सेपरेट सेटलमेंट की फेल हो गई। जिन लोगों के हाथ में अंग्रेज सत्ता देकर गए उन लोगों से के सामने ये बातें मैं तो जानता नहीं हूँ, आप में से लोग जानते होंगे कि उन लोगों के सामने ये सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट की बात बाबा साहब ने रखी या नहीं रखी। स्टेट्स एंड मिनॉरिटीज से पता चलता है कि उन्होंने धीमी आवाज में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो रखी। जिन लोगों ने 1932 में नहीं मानी तो 1946 में भी नहीं मानी। अब सेपरेट सेटलमेंट की बात के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कोशिश में रहता हूं कि मुझे कुछ पता चल सके। और आजकल मैं बहुत तेजी से कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कुछ पता चल सके कि बाबा साहब क्या सोचते थे सेपरेट सेटलमेंट के बारे में। आजकल मैं क्यों सोचता हूं ज़्यादा कि बाबा साहब जिंदा नहीं रहे, लेकिन जो लोग देहातों में दुखी थे, जिनकी ज़रूरत थी सेपरेट सेटलमेंट की, उन्होंने वो ज़रूरत अपने आप पूरी की। कैसे? देहात छोड़कर वो शहरों में आ बसे। किस हालत में? गंदे नालों के किनारे, रेल की पटड़ी के किनारे, सड़कों के किनारे, ऐसी ऊंची नीची जगह जहां लोग रहना पसंद नहीं करते, वहां वो देहात छोड़कर सेटल हो गए। इसलिए आज गवर्नमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे 15 करोड़ लोग हैं। अंग्रेज जाने के बाद आज तक ऐसे 15 करोड़ लोग हैं जो देहात छोड़ने पर मजबूर हुए और शहरों के झोंपड़ों में सेटल होने पर मजबूर हुए। तो सेपरेट सेटलमेंट तो हुए, लेकिन किस हालत में हुए वो भी सोचने वाली बात है। वो भी एक समस्या खड़ी हुई है, उसका भी समाधान करने वाली बात है। इसलिए साथियों, तो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से सबक सीखकर मैंने एक सोच बनाई और उस सोच के आधार पर एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूला का नाम है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री फोर्सेस, मल्टीपल ऑफ
3 फैक्टर्स। वो फार्मूला क्या है? N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो बदलाव रुका है, संघर्ष रुका है, और संघर्ष न होने के कारण वो बदलाव रुका है। अगर वो बदलाव हमें मंजिल तक उसको पहुंचाना है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत करें। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में जो कमी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में बराबरी होगी, एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दिशा में वो गैर बराबरी जो हजारों साल से ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी। इस गैर बराबरी के चलते हुए, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के चलते हुए हम लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही मैं महाराष्ट्र से देखकर सीखकर उत्तर भारत में गया कि ये लोग राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस समाज को ये बेस बनाकर चल रहे हैं वो समाज सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज है, गिराया हुआ समाज है। सामाजिक दिशा में, आर्थिक दिशा में गिरा हुआ रहने के कारण जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को, उनका काम मुश्किल है, और उस मुश्किल को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज समझ नहीं रहा है। मैंने उस बात को समझने की कोशिश की, मैंने उस बात को समझने की कोशिश की और समझकर हल ढूंढने की कोशिश की। इसलिए उस वक़्त मैंने महाराष्ट्र में रहते हुए ही बामसेफ नाम का संगठन बनाया था। क्यों? जो मैंने फार्मूला बनाया N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज, उसमें बाबा साहब के ज़माने में N और D तो थे, लेकिन S बड़ी मुश्किल से वो पैदा करते थे, और अंग्रेज उनकी बात को सुनकर समझकर हमारे समाज को न्याय देने की कोशिश करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिश के कारण आज समाज के पास ऐसा है, आज समाज के पास स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ फुले के पास थी, जो स्ट्रेंथ शाहू के पास थी, उस स्ट्रेंथ का सहारा लेकर जो उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया,
जो स्ट्रेंथ बाबा साहब के पास नहीं थी, जैसा तैसा करके थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ पैदा करके उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है। इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। अगर इस बिखरी हुई स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए तो N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज, तो हम चेंज की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मणिकल सोशल आर्डर को मैं जेब में रखता हूं हमेशा, इस तरह से खड़ा है। तो इन लोगों के पास हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई, जिस स्ट्रेंथ को हम ऐसा वर्टिकल सोशल ऑर्डर को, तो अगर इस किस्म का ऑर्डर हमें चेंज ऑर्डर लाना है, परफेक्ट इनइक्वालिटी से परफेक्ट इक्वालिटी का ऑर्डर हमें लाना है, तो N इंटू डी इंटू एस मस्ट कम इंटू ऑपरेशन। N स्टैंड्स फॉर नीड, इसीलिए जो बदलाव की जरूरत है वो सबसे ज्यादा इन लोगों को है, जो सबसे ज्यादा गिराए गए हैं। इसलिए जब मैं बहुजन समाज बनाता हूं तो इधर से ऊपर को जाता हूं, इधर से नीचे से ऊपर को ग्रेजुअली हम जाते हैं। और जिनको ज्यादा जरूरत है चेंज की, वो लोग पहले रजामंद हो जाते हैं, उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है चेंज के लिए। N इंटू डी, डी फॉर डिजायर, N फॉर नीड, डी फॉर डिजायर। उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है कि ऐसा तो ठीक नहीं है, हम गिरे रहें, ऐसी पोजीशन ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो इसलिए N इंटू डी तो बाबा साहब के ज़माने में थे, लेकिन S वाज मिसिंग। और S जो है, फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के 1930 से लेकर 1956 तक का जो संघर्ष है, उसके कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई। ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा हुई? जिन लोगों को हजारों साल से पढ़ना लिखना मना था, वो मनाही दूर हुई इन लोगों के संघर्ष के कारण। और पहले मनाही दूर हुई, फिर इनको पढ़ने लिखने का मौका मिलने लगा। और 1935 में जब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दो शेड्यूल बने, जब दो शेड्यूल बने, उसमें इन लोगों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्पेशल कोशिश हुई अंग्रेजों के राज में इनकी गिरावट को दूर करने के लिए। 1935 के इंडिया एक्ट के बाद 1935 का जो संविधान बना, उस संविधान में दो शेड्यूल रखे गए और उनके आधार पर 1935 के बाद पढ़ाई लिखाई के मामले में इनके बारे में ज़्यादा सोचा गया। और आरक्षण के मामले में भी
सोचा गया। इसलिए 1948 में पहला साल है जब अछूत कहे जाने लोगों में 4 व्यक्ति सेलेक्ट हुए, के.आर. नारायणन और एक चंडाल, केरला का पलाया और बंगाल का एक चंडाल। क्या नाम है भाई? मैं बार बार बोलता हूँ, भूल जाता हूँ। है आपको याद? चंडाल मौजूमदार, बंगाल का चंडाल जिसका नाम मौजूमदार है, आज भी जिंदा है, मेरे से कभी कभी मिलता रहता है, और के.आर. नारायणन जो आज राष्ट्रपति है। ये दोनों इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हुए। पंजाब के 2 चमार, एक आईएएस में और एक आईपीएस में सिलेक्ट हुए 1948 में। उसके बाद 1949, 50, 60, 56, 1962 तक इनका नंबर बढ़ता गया। 1962 का पहला साल है जब 22.5% कोटा जो रिजर्वेशन का था वो पहली बार पूरा हुआ। 1962 के बाद आज तक वो कम नहीं हुआ है, ज्यादा ही होता रहा है। इसलिए आज ब्राह्मण जो इस देश का हुक्मरान बना अंग्रेज जाने के बाद, उस हुक्मरान का जो हुक्मरान लोग थे, उस जाति नहीं, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, ये 4 वर्ण, ब्राह्मण का जो वर्ण है, उस वर्ण के लोग तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग उनसे दूसरे नंबर पर आगे बढ़े। आज 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिनको पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसमें सहूलतें भी मिलने लगी। जो हैंडीकैप लोग थे वो प्रिविलेज्ड लोग हो गए संघर्ष के कारण। उस प्रिविलेज के कारण, चाहे वो प्रिविलेज पढ़ने लिखने का है या रिजर्वेशन का है, उसके कारण ये लोग 30 लाख से ज्यादा आज पढ़े लिखे कर्मचारी हैं और ब्राह्मण से दूसरे नंबर पर अधिकारी हैं। तो आज नहीं, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मैं पूना में था तो मुझे ऐसा लगा, उस वक़्त ये लगभग 15 लाख इनकी संख्या होगी। उस वक़्त मुझे लगा कि ये लोगों को हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण समाज में ऐश तो पैदा हुआ है, स्ट्रेंथ तो पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। 15 लाख एजुकेटेड एम्प्लॉइज ये पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब इनका दिमाग है, इनके पास कुछ दिमाग है, इतना दिमाग है कि कुछ समझने लायक बने हैं, और उनमें से कुछ टीचर भी बने हैं, समझाने लायक भी बने हैं। इनके पास दिमाग है। और मैं जब कभी दिल्ली जाता था तो दिल्ली में मुझे 2 डायरेक्टर मिलते थे जो प्लानिंग कमीशन में शेड्यूल कास्ट के थे, डायरेक्टर थे प्लानिंग कमीशन में। तो उनसे मैं मिलकर सोचता था, और सोचते सोचते मैं उनसे कहने लगा कि भाई आप लोगों के पास हुनर है, आप लोगों के पास बहुत डेटा है, बहुत हुनर है, और उस हुनर का इस्तेमाल करके आप देश के लिए प्लानिंग बनाते हैं।
लेकिन आप जिस समाज से पैदा हुए हैं और ऊपर उठे हैं, उस समाज के बारे में कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, इसलिए आप एक नौकर की हैसियत से देश भर के लिए प्लानिंग बनाने लायक हैं। इसका मतलब आप मर्सनरी हैं, पैसा लेकर प्लानिंग बनाने लायक हैं। लेकिन अगर मिशनरी भावना पैदा हो जाए आप लोगों में, तो मिशनरी बनकर आप लोग अपने समाज के लिए भी बढ़िया प्लानिंग बना सकते हैं। वैसे भी मैंने सोचा कि अगर पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बनता है तो इसका मतलब उसमें हुनर है एक जिले को संभालने के लिए। अगर कोई एसएसपी बनता है तो जिला भर में उसके पास हुनर है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। या कोई इंजीनियर है, उसके पास उस किस्म का हुनर है। कोई डॉक्टर है, उस किस्म का है। प्लीडर है, उस किस्म का है। इसलिए हमारे समाज में दिमाग, हुनर और इन सब लोगों को रेगुलर तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब पैसा भी है इनके पास। दिमाग, हुनर और पैसा, अगर ये बिखरा हुआ दिमाग, हुनर और पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीति जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती, नहीं हो सकती है। ये मैं महाराष्ट्र से सीखा, और सीखकर जब मैं उत्तर भारत में चला गया तो इसी तरह से मैं सोचता रहा। सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई दिमाग, हुनर और पैसा, ये तीनों तो इस समाज के पास है, लेकिन जो लोग दिमाग वाले हैं, हुनर वाले हैं, वो एंटी सोशल हैं। वो एंटी सोशल हैं। दिमाग वाले, हुनर वाले लोग राजनीति में भी हैं। और दिमाग वाले, हुनर वाले राजनीति में लोग जो हैं, वो अपना दिमाग और हुनर का फायदा लेने के लिए वो दूसरे समाज के चमचे बनना पसंद करते हैं। क्योंकि उनको भरोसा है कि उनका इतना दिमाग, इतना उनके पास हुनर नहीं है कि वो दूसरों के मुकाबले में खड़े हो सकें, कामयाब हो सकें। इसलिए वो चमचे बनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जब दिमाग और हुनर वाले राजनीतिक लोग चमचे बन जाते हैं दूसरों के, तो जो दिमाग और हुनर वाले पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, वो भी अपने दिमाग और हुनर का फायदा अपने लिए लेना चाहते हैं। इसलिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। वो अपना हित सुरक्षित करने के लिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। जैसे लंबे अरसे तक आप लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर इनसे क्यों दुखी थे? आखिरी दिनों में वो कहते थे कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो सोचते थे कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन बाबा साहब के पीछे भी ये पड़े रहते थे कि बाबा साहब हमारा प्रमोशन, हमारा ट्रांसफर,
हम इस पोस्ट पर चले गए हैं, लेकिन जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है। जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है, तो बाबा साहब भी चले रहते होंगे। मुझे दिल्ली में अभी कुछ जानकारी हुई है पुराने लोगों से कि बाबा साहब ज्यादातर इन लोगों के लिए चले रहते किसी न किसी मंत्री के पास, तो भाई इसका ये ट्रांसफर का देखें, थोड़ा इसका प्रमोशन का देखें। लेकिन बाबा साहब की तो कोई सरकार नहीं थी, उनके स्टेचर के हिसाब से कोई ओबलाइज कर देता था, लेकिन ज्यादातर तो वो बाबा साहब से नफरत ही करते थे कि भाई अगर ये इसको किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा, अगर किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा तो शायद इससे पैसा लेता होगा। पैसा तो चाहिए था। अब मेरे पास भी बहुत से लोग आते रहते हैं, तो भाई हमारा प्रमोशन अभी एक ओएनजीसी में डायरेक्टर था, वो उससे बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। वैसे तो मुझे खुशी थी कि भाई हमारे लोग अभी बड़े अधिकारी बन रहे हैं, अच्छी बात है। जब हम रूलर बनेंगे वो हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन रूलर बनना भी तो मुश्किल हो जाता है। उनके सहयोग के बगैर रूलर बनना भी मुश्किल है। तो इस तरह से उत्तर भारत में मैंने, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि जितने अधिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के जो शेड्यूल्ड कास्ट के चमचे थे, उनके ये लोग चमचे थे, चमचों के चमचे ये लोग बने हुए थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कई बार मैंने देखा कि भाई एक आदमी, एक पढ़ा लिखा कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अभी भी चक्कर मार रहा है उल्लू सीधा करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, यार तू काफी देर से ये उल्लू को लेकर घूम रहा है, अभी तक सीधा नहीं हुआ? नहीं साहब, अभी तक सीधा नहीं हुआ। जब तक उल्लू सीधा नहीं होगा तब तक वो इन चमचों के पास चक्कर मारता रहेगा। जो लोग राजनीतिक नेताओं को सहारा बनना चाहिए था, वो उनके लिए बोझ बन गए। पढ़े लिखे कर्मचारी और अधिकारी, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि भाई जो अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ये उसका धंधा है कि हमारा विरोध करे। हमने बहुजन समाज पार्टी तो बना ली, लेकिन ये पार्टी कामयाब ना हो, बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया।